हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी ऑटोप्सी, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ऑटोप्सी के लिए द बुक्स दैट आई विल रिकमेंड विल बी एनआरए फॉर श्योर, और उसके साथ पारिख। एनआरए में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स और वाइवा पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपने एनआरए को तो रीड लाजमी देनी ही देनी है। ठीक है, अब ऑटोप्सी की मार्किंग की तरफ आते हैं। ऑटोप्सी की मार्किंग्स में द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज़ कि व्हाट इज़ ऑटोप्सी और ऑटोप्सी किन केसेस में की जाती है। किसी भी अननेचुरल डेथ के केस में ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है। ऑटोप्सी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं, आपने उसकी डेफिनेशन देख लेनी है। उसके अलावा वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं कि ऑटोप्सी और नेक्रोप्सी में क्या डिफरेंस है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑटोप्सी परफॉर्म कौन करता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रैंक पे कौन कौन सा ऑफिसर होता है जो ऑटोप्सी परफॉर्म करता है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर ऑटोप्सी के थ्रू आपको किन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी हैं। हमारे पास देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ ऑटोप्सी की टाइप्स, तो आपको वो सारी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें से जो कुछ टाइप्स हैं वो प्रॉपरली नहीं लिखी हुई है, पर आपको वो सारी टाइप्स जो है वो पारिख में बहुत अच्छी लिखी हुई मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल वो ऑटोप्सी का क्वेश्चन अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो इसको स्किप कर देते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पारिख में 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर 2 डिफरेंट पेजेस पे लिखी हुई है, तो आप ये वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ ऑटोप्सी की टाइप्स को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ को यहाँ पर अलहदा से लिखा हुआ है। वो ऑटोप्सी जो है या वर्चुअल ऑटोप्सी जो है, इसको मैंने पारिख से उठाया है और ये मैंने पारिख से पढ़ के यहाँ पर लिख लिया कि वो ऑटोप्सी होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अदर देन दैट एक यूक्यू था कि मेडिकल ऑटोप्सी और मेडिको लीगल ऑटोप्सी में डिफरेंस बताए, तो ये भी मैंने जो है वो पारिख से टेबल उठा के यहाँ पर लिख लिया है। तो आप इसी तरह पारिख से पॉइंट्स उठा के अपने यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हॉस्पिटल बेस्ड ऑटोप्सी है, उसकी डिटेल है, आपने वो देख लेनी है। मिनी ऑटोप्सी क्या होता है, अक्सर वाइवा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये वाली सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑटोप्सी है दैट इज़ मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी, जिसको क्लिनिकल ऑटोप्सी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये परमिशन आपको कहाँ से मिलती है। जब आप डिफरेंस भी कर रहे होंगे ना मेडिकल और मेडिको लीगल ऑटोप्सी में, तब भी आपको पता चल जाएगा। अदर देन दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी अच्छे से कवर कर लेना है। ऑटोप्सी किस सेक्शन के अंडर आती है ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछ लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट भी है। फिर हमारे पास जो है मेडिको लीगल ऑटोप्सी कब कब रिक्वेस्ट की जाती है, आप कभी भी ऑटोप्सी को किन केसेस में करते हैं। एक तो अननेचुरल डेथ के केस में करते हैं, अदर देन दैट किन केसेस में आप ऑटोप्सी जो है उसको करवाते हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर प्री रिक्विजिटीज ऑफ ऑटोप्सी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब भी ऑटोप्सी का क्वेश्चन लिखने लगते हैं, जो हमारे पास प्री ऑटोप्सी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लिखना भूल जाते हैं, उनको सुनाना भूल जाते हैं, पर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको आते होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कब लेनी है, उसका क्या मतलब है, उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद ये वाला सारा कंसेंट वगैरह ले लेना है। फिर ऑटोप्सी कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है, ये वाली चीज़। ऑटोप्सी के 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स की डिटेल है कि कौन सा रजिस्टर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ रीड कर लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्टेप्स हैं ऑटोप्सी एग्जामिनेशन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपको अच्छे से आता होना चाहिए, आपको इसका हर एक स्टेप आता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आ जाता है प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी प्रॉपर, या आप ऑटोप्सी कैसे परफॉर्म करते हो। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे एससीक्यू में अलग-अलग करके भी पूछे जा सकते हैं, इवन वाइवा में भी, तो आपने इनको हर चीज़ को अच्छे से कवर करना है। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी आफ्टर रिमूविंग क्लोथ्स। ऑटोप्सी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सबसे पहले कि आपने प्री रिक्विजिटीज़ के बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स लाजमी करनी है। एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं, लेकिन आपने उसको लाजमी कवर करना है। फिर उसके बाद मेरे पास एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी है आफ्टर रिमूविंग क्लोथ्स, आपने ये देख लेनी है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं एक्सटर्नल इंजरीज ऑन द बॉडी। इंटरनल एग्जामिनेशन में हमारे पास कैविटीज़ की ओपनिंग है, तीनों कैविटीज़ को कैसे ओपन किया जाता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डायसेक्शन ऑफ क्रेनियल कैविटी, स्कैल्प की इंसिजन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन से प्लेन में आप इंसाइज करते हो, ये वाली सारी चीज़ें। और वाइवा में पूछ लिया जाता है किस तरह इंसिजन दी जाती है, ये वाली सारी चीज़ें। स्कल कैप को कैसे रिमूव करते हैं। फिर थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ दोनों को इकट्ठे ओपन किया जाता है, तो कैसे ओपन किया जाता है। जो हमारे पास थोरेसिक और एब्डोमिनल
कैविटी की इंसीजन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है, ये आपने अच्छे से कवर करनी है। 3 तरह की इंसीजन होती हैं, हर इंसीजन कहाँ से कहाँ तक की होती है, किसकी क्या एडवांटेज है, किसका क्या ड्रॉबैक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक MCQ है ये वाला कि इंसीजन की रेंज कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर वाला, ये MCQ UHS में पूछा गया है। फिर इंसीजन्स की टाइप है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। पर उसके अंदर यही है कि प्राइमरी स्किन की इंसीजन होती है, सेकेंडरी बोन की, टर्शियरी ड्यूरा मैटर की यानी कि मेम्ब्रेन की, और क्वार्टनरी ऑर्गन की इंसीजन को कहते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन कर लेंगे। एग्जामिनेशन करने के बाद देयर आर सर्टेन वाइवा पॉइंट्स जो कि आपको NRA से मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन था दैट वाज नीमोथोरेक्स वाला। कि नीमोथोरेक्स का टेस्ट आप कैसे करते हैं ये आपको NRA में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपने इसको जो है वो वहाँ से कवर कर लेना है। उसके अलावा MCQ में पूछ लेते हैं कि जो लिम्ब की एग्जामिनेशन होती है, जब लिम्ब की इंसीजन करते हैं तो वो कौन सी इंसीजन होती है, दैट इज सर्कुलर या सर्कमफेरेंशियल इंसीजन। स्पाइनल कॉर्ड की एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, ज़्यादा इंटीरियर या पोस्टीरियर, तो हम लोग पोस्टीरियर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब आप NRA पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर जो भी आपको चीज़ें रिकवर हुई हैं आपने उनको कैसे पुलिस को हैंड ओवर करना है, ये वाली सारी चीज़ें, विजरास को कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और SCQ है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपने इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केमिकल प्रिजर्वेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट बॉटल्स के थ्रू आपसे पूछते हैं कि आप लोगों के पास जो है वो 5 बॉटल्स हैं या 4 बॉटल्स हैं, उसके अंदर आपने विजरास को प्रिजर्व करना है, तो आप कैसे प्रिजर्व करोगे। तो दिस इज़ द स्कीम कि आप पहली बोतल में स्टमक एंड कंटेंट्स रखोगे, दूसरी बोतल में क्या रखोगे, तीसरी बोतल में क्या रखोगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट UQ है, इसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि हम लोग जो भी ये प्रिजर्व करते हैं इसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सेलाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने कवर कर लेना है। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आप लोग कौन से प्रिजर्वेटिव भेजते हो, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है जो बॉटल्स वाले हैं, और जो हिस्टोपैथोलॉजिकल है उसमें आप हार्ट, लंग्स और ब्रेन भेजते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह आपने छोटी छोटी सारी चीज़ें इनको कवर कर लेनी है। फिर जब ऑटोप्सी हो गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, फिर पोस्ट ऑटोप्सी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, पोस्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट बनानी है। अब जो पोस्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है ना, उसके अंदर भी क्या होता है कि 2 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, एक न्यूमेरिकल रिपोर्ट होती है और एक नरेटिव रिपोर्ट होती है। पाकिस्तान में न्यूमेरिकल या सिस्टमिक रिपोर्ट यूज़ की जाती है। ठीक है, अब वो क्या है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपने ये देख लेने हैं। सेम गोज फॉर नरेटिव प्रोटोकॉल, उसको भी आपने देख लेना है। फिर उसके बाद हैंडिंग ओवर द ऑटोप्सी रिपोर्ट, अब आपने ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है उसको पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को जो हैंड ओवर करना है वो कैसे करना है। फिर आ जाते हैं पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स, आपको ऑटोप्सी में सब कुछ भूल जाए, आपको आर्टिफैक्ट्स नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आर्टिफैक्ट्स आते होने चाहिए, उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, आर्टिफैक्ट्स के टाइप्स, और फिर फर्दर टाइप्स के अंदर जो है वो अलग-अलग UQs पूछे हुए हैं। लाइक प्री ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट्स फर्दर हमारे पास 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक हमारे पास वो है जो ड्यूरिंग टर्मिनल डाइंग का पीरियड है, और एक वो है जब हमारे पास पेशेंट की डेथ हो गई हुई है। तो अब टर्मिनल डाइंग के पीरियड में एगुलर आर्टिफैक्ट्स ये बहुत ज़्यादा वाइवा में भी पूछा जाता है, और ये UQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिससिटेशन आर्टिफैक्ट्स, इनको थेराप्यूटिक आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट UQ है। अदर देन दैट हमारे पास ये सारे आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन आर्टिफैक्ट्स भी अलग से UQ में पूछा गया है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू एनिमल वाइट्स, ये सारे आर्टिफैक्ट्स जो हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक कैनेडी फिनोमिनन का पॉइंट है जो कि लेदर से नोट्स में नहीं लिखा हुआ पर बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये आपने वहाँ से देख लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैनेडी फिनोमिनन क्या होता है, वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट्स हैं, पोस्ट ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट्स हैं, आपको इन सारे आर्टिफैक्ट्स की जो डिटेल है ना वो पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी। जैसे आर्टिफैक्ट्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइवा, UQ, MCQ हर लिहाज से आता है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे जो है हैजर्ड्स होने चाहिए। एंड सेम गोज फॉर प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स और प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स आपको एज इट इज़ रट जानी चाहिए। फिर आ जाते हैं नेगेटिव या ऑब्सक्योर ऑटोप्सी के ऊपर। नेगेटिव और ऑब्सक्योर ऑटोप्सी होती क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, ये दोनों ही UQs हैं, ये आपको आते होने चाहिए। और फिर जो हम लोग फाइनल ओपिनियन देते हैं ऑटोप्सी के ऊपर, आपको ये भी आता होना चाहिए कि जो फाइनल ओपिनियन है ऑटोप्सी का आप उसको कैसे लिखते हो, क्योंकि वाइवा में अक्सर आपको एक पेज पकड़ा दिया जाता है और उस पर कह दिया जाता है कि फाइनल ओपिनियन लिख के दिखाएं कि आप नेगेटिव ऑटोप्सी का फाइनल ओपिनियन कैसे लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आता होना चाहिए। बाकी ये जो चेन ऑफ कस्टडी वगैरह ये वाइवा में ज़्यादा सुनी जाती है, वरना इनफैक्ट वाइवा में भी इतना ये नहीं पूछा जाता, तो इसको आपने सिर्फ जो है ना वो एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोप्सी के, वो है हमारे पास एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन की तरफ अगर आए तो एक्सह्यूमेशन की डेफिनेशन आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सह्यूमेशन या नेसेसिटी ऑफ एक्सह्यूमेशन UQ है, आपको ये आता होना चाहिए। ऑथराइज यानी कि
आप इसका ऑथराइजेशन कहाँ से लेते हो, ये किस सेक्शन के अंडर आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट क्या है, पुलिस रूल क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। फिर आ जाते हैं प्रोसीजर ऑफ एग्जीमेशन, कि आप एग्जीमेशन परफॉर्म कैसे करते हो। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपने जो है ना वो यहाँ से देख लेना है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप पॉइजनिंग का केस होता है तो आप जो ऑटोप्सी के इर्द गिर्द की मिट्टी होती है, जिस एरिया में ग्रेव होती है उसके इर्द गिर्द की मिट्टी जो है वो कलेक्ट करते हो और कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हुए वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो आपने ये पॉइंट देख लेना है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ एक्सह्यूमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने कवर करना है। फिर हमारे पास आ जाती है ऑटोप्सी ऑफ डिकम्पोज्ड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज एंड फ्रेगमेंट्री रिमेन्स। ये जो आपका पास पॉइंट्स है ना, तीनों बॉडीज का अलग-अलग, ये आपने पारिक से करना है। पारिक में क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपने उसकी डिटेल रीड कर लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको अक्सर अटैम्प्ट करना नहीं आता बच्चों को कि इसको अटैम्प्ट कैसे किया जाए। तो आपने पारिक से एक दफ़ा इनके अलग-अलग रीड कर लेनी है कि इनका मतलब क्या है और फिर आपने इसके इन पेशेंट्स में ऑटोप्सी परफॉर्म कैसे करनी है। फिर कमिंगलिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। एग्जामिनेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है स्टेचर का। स्टेचर का क्वेश्चन पारिक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपने वहाँ से कवर करना है। मैंने इसके पॉइंट्स पारिक से ही उठाए हैं, प्रॉपर क्वेश्चन है 1 पेज का, आपने वहाँ से लाजमी कवर कर लेना है। ये यूक्यू भी आया हुआ है और वाइवा क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं ऑटोप्सीज अ डायलॉग। ऑटोप्सीज अ डायलॉग एक यूक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एससीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आपने ऑटोप्सीज अ डायलॉग को भी जो है वो कवर कर लेना है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ये वाला जो पेज है, इस पेज के ऊपर एमसीक्यूज असल में लिखे हुए हैं, जो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने एनआरए से पिक किए थे और मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो आपने एनआरए से कुछ एमसीक्यूज हैं कि आइस ब्लू फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं, मिनिमम 19 ल्यूमेंस ऑफ लाइट होने चाहिए और एनुअल लोड 100 कॉप्स के लिए 6 बॉडी यूनिट होता है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट। प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर +4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पोस्ट ऑटोप्सी -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेंटिलेशन ऑटोप्सी रूम में रिवर्स वेंटिलेशन होती है और उस रिवर्स वेंटिलेशन का मतलब क्या है और उसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, फिर पोस्ट ऑटोप्सी आप कैसे जो है वो सॉ को क्लीन करते हो, और इसी तरह के और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आपको एनआरए में लिखे हुए मिलेंगे, तो आपने एनआरए को जो है वो लाजमी अच्छे से रीड कर लेना है। इसी के साथ हमारा ऑटोप्सी की जो मार्किंग है वो कवर हो जाती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो डू लेट मी नो।